उनका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। बंगाल में तो हम 33% हैं। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। फिरहाद हकीम इज वेरी क्लोज टू ममता बनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंगली वो कलकत्ता का मेयर भी है और राज्य सरकार में मिनिस्टर भी है। कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हिंदुओं के घरों को इनफैक्ट चिन्हित करने के लिए काला पेंट फेंका गया, उसके बाद लोग उसके पीछे पीछे गए, उसमें बम मारा लोगों ने। सेम दिन पे मुहर्रम पड़ रहा था और एक विसर्जन हो रहा था दुर्गा पूजा का। उन्होंने विसर्जन को एक दिन पोस्टपोन करवा दिया। इनफैक्ट करीब 6600 इंडस्ट्रीज ने अपना हेडक्वार्टर्स बंगाल से शिफ्ट कर लिया बाहर इस 14 साल ममता बनर्जी के टेन्योर में। हिंदू भी तो वोट दे ही रहे होंगे ममता बनर्जी को, कुछ तो पॉजिटिव्स होंगे। तो ममता बनर्जी को लगती है कि उनके बीच की व्हाइट साड़ी, हवाई चप्पल, सफेद ब्लू कलर की झोला, चलेंगी तो 5-5 किलोमीटर चल जाएंगी, अभी भी छोटी गाड़ी में चलती हैं। वो जिस घर में पली बढ़ी उसी घर में आज तक रहती हैं, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में। और बंगाली सिंप्लिसिटी को हमेशा से ना अप्रिशिएट उन्होंने किया है। हमेशा से बहुत फाइटर इमेज रही है। केंद्र से एकदम टक्कर लिए हुए है, केंद्र को भी पानी पिलाए हुए। बीच में एक तापसी मलिक का मर्डर केस आता है, एक 16 साल की लड़की जो उसका रेप किया जाता है, उसको उसकी डेड बॉडी मिलती है। ममता बनर्जी एंटर करती हैं, उनको वहां से पकड़ के फिर वापस ले आया जाता है कलकत्ता पुलिस के द्वारा। और कलकत्ता में वो एस्प्लेनेड में वो आमरण अनशन पे बैठ जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम इनफैक्ट उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तोड़ दीजिए अनशन। ममता बनर्जी ब्यूटीफुली कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। जब लास्ट बार दंगे हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ को मार भी दिया गया, बीजेपी ने उतना सपोर्ट नहीं दिखाया। इस कारण से इस बार सारे बूथ पे बोल दिया गया है कि बंगाल की पुलिस को तो बूथ के 100 मीटर के अंदर ही नहीं आना। तो सारे बूथ्स मैनेज होंगे सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस। पहली बार आप देखेंगे कि बहुत जगह पे बीजेपी के झंडे लगे हुए दिख रहे हैं, पहले झंडे नहीं लगते थे। अभी योगी जी भी चले गए। तो ये जो मारा जाता है, चलिए कार्यकर्ता है वो तो ओपनली पता होता है इनकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन बहुत से जो वोटर्स हैं जो वोट देते हैं, ये तो बहुत प्राइवेट अफेयर है। एक वीडियो चल रहा था, आपने देखा होगा कि वो कई बार वो इत्र लगा देते हैं उसमें ईवीएम के उस बटन में, ताकि गए और अगर दबाया इत्र की स्मेल आ गई तो बीजेपी को वोट दिया है तो उनको दिक्कत हो जाएगी। इस बार टीएमसी की क्या स्ट्रैटेजी है या किन चीजों पर वो? बीजेपी को जनरली बोलेंगे कि बाहर की पार्टी है, ये लोग रियल बंगाली नहीं है, यहाँ आएंगे तो ये लोग मछली बंद कर देगा, मछली नहीं खा पाएंगे लोग। अभिषेक बैनर्जी बीच में संसद में बोले थे कि हमारे जितने एमपीज हैं आपसे सब बंगाली में बोलेंगे संसद में, फिर लेकिन कोई बोले नहीं, बिकॉज उनके खुद यूसुफ पठान है, कीर्ति आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग कहाँ से बोलेंगे। बीजेपी का तो जन्म ही बंगाल में हुआ। इनफैक्ट पहली इलेक्शंस में बीजेपी ने 3 सीटें जीती, 2 सीटें बंगाल से थी और प्रसाद मुखर्जी वहीं से जीते थे। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था, हम सरकार में नहीं रहेंगे तो एक कम्युनिटी हिंदुओं को मार डालेगी। আর যদি আমরা না থাকি 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না। यही सेम स्ट्रैटेजी बीजेपी की भी कहीं ना कहीं रहती है कि हिंदू खतरे में। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गई इस देश में कि हिंदुओं को कमजोर दिखा के सरकार में हमेशा बने रहना है? मृत्युंजय जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने आपको आमंत्रित कर लिया और आपने समय दे दिया। अब बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा पे हम आज बात करेंगे। बंगाल का इलेक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं बंगाल की बार बार हमको याद आ जा रही है। जब भी पिछले 6 महीने से जितने भी हम पॉडकास्ट किए हैं, नोइंगली अननोइंगली, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी के राउंड हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राउंड हो। अभी हमने पिछला पॉडकास्ट किया था मृत्युंजय जी के साथ, उनका भी लकीली मृत्युंजय ही नाम है। हमने क्वांटम फिजिक्स और कश्मीर शैविज्म का पैरेलल एक्सप्लोर किया था। चूँकि वो भी बंगाल से ही हैं तो हमने मृत्युंजय गुहा जी। अच्छा। तो उनसे बात कर रहे थे तो बहुत ढेर सारी हमने बंगाल की जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी उसके बारे में पता चला। तो काइंड ऑफ बंगाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप इंडियन हिस्ट्री में जाएं या फिर आज आप कंटेम्प्रेरी जो भी सिनारियोज है उसमें बात करें। और अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। मुझे याद आता है कि जब मैं 2012 में जब IIT के लिए निकला था पटना बिहार में, तो उस समय बिहार जो था एक दहशत थी। मैं यूपी से ही था तो मेरे लिए तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं तो तुरंत कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स थे उनकी कॉल्स आती थी, वो कंफर्म करते थे कि क्या बिहार सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। वो 10 दिन 15 दिन टाइम लेते थे फिर आते थे। IIT जैसे इंस्टीट्यूट में ये हालत थी। और आज वैसे ही हालत हमें बंगाल के बारे में सुनने को मिलती है। कहीं ना कहीं बंगाल की जब न्यूज़ आती है तो हमें उतना ही या उससे दुगना एक डर लगता है कि कभी भी हत्या हो सकती है, कभी भी चोरी हो सकती है, या फिर
ये छवि बनाई गई है बंगाल की, ये भी हो सकता है। चूँकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन को मैनेज किए हुए हैं और इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम आपसे ये इंसाइट जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि बंगाल की जो इमेज हमारे सामने आती है, एक दहशत वाली, एक वायलेंस वाली, वो क्या सही पोर्ट्रेयल है या थोड़ा बढ़ाकर है? वस्तुतः स्थिति क्या है वहाँ पर अभी? तो बंगाल मैं कहूँगा जनरली जो वहाँ का वायलेंस है उसका एक बहुत स्पेसिफिक नेचर है, राइट? और उसको आपको पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा जोड़ के देखना पड़ेगा। जो बाकी जगह पे वायलेंस की आप बात बोल रहे हैं, चाहे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन जगह के वायलेंस की बात बोल रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, अब तो ये दोनों स्टेट्स भी काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं, उसमें इंडिविजुअल एक्टर्स ज़्यादा होते हैं, राइट? कोई एक व्यक्ति ने वो क्राइम किया, ज़्यादातर केसेस में जो सरकार होती है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बंगाल में जो ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आते हैं या जो वायलेंस के इश्यूज आते हैं, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाता है। तो वहाँ पे जितनी भी आप, चाहे आप इलेक्टोरल वायलेंस की बात करेंगे या किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ और उसमें कैसे बाकी लोगों ने रिएक्ट किया, तो उसमें हर जगह पॉलिटिक्स जरूर इन्वॉल्व होगा। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि बंगाल को हम लोग एक पॉलिटिकल सोसाइटी बोलते हैं, राइट? तो कम्युनिस्ट क्या होते हैं, उन्होंने जब वो सत्ता में आए विभिन्न जगहों पे, विभिन्न देशों में, इंडिया में भी, तो उनका एक बहुत क्लियर था कि पार्टी इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पार्टी, राइट? जो एसेंशियली बाकी दूसरी पार्टीज गवर्नमेंट्स में नहीं होता है अक्रॉस द कंट्री। सो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अगर किसी एक पार्टी ने सरकार बनाई है, तो जब सरकार बन जाती है तो उसका चीफ मिनिस्टर अलग होता है, कैबिनेट अलग होता है, अपना काम करते, पार्टी अपना काम करती है, एक समन्वय होता है, लेकिन दोनों एक नहीं होते हैं। कम्युनिस्टों की सरकार में दोनों एक होते हैं, है ना? जैसे आप चाइना में देख लीजिए, इनफैक्ट द हेड ऑफ द पार्टी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन एज लॉन्ग एज जब तक वो पावर में है, ऑफ कोर्स पावर में नहीं है तब तो कौन पूछ रहा है उनको? तो बंगाल में भी यही हुआ। दे फॉलोड द सेम प्रिंसिपल, विच इज जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने पार्टी का जो कैडर था उसको इतनी ज्यादा लेजिटिमेसी दी। सो फॉर एग्जांपल किसी जोन का एक सेक्रेटरी है, राइट? अब वो जोनल सेक्रेटरी को इतनी लेजिटिमेसी है कि वहां पे वो अपने जोन में किसी बीडीओ को फोन करके कुछ बोलेगा तो बीडीओ उसको सरकार का एक तरह से अंग मानेगा, राइट? तो समझ जाएगा कि पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता बोल रहा है, ऑफिस होल्डर बोल रहा है, तो समझो सरकार बोल रही है। ये जो ब्लरिंग ऑफ लाइंस है, इसके कारण क्या हुआ, नीचे तक एक बूथ लेवल वर्कर तक, जो आम दिनों में एक पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता होना चाहिए, वो एक तरह से गवर्नमेंट का फंक्शनरी बन गया, राइट? तो जैसे आप उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाते हैं तो उसका इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट में बढ़ाते हैं, उसका इंटरफेरेंस बढ़ते जाएगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, उसके पावर बढ़ेगा तो उससे करप्शन आएगा, हर लेवल पे करप्शन आएगा, प्लस वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे क्राइम्स में भी, जो क्राइम्स होने के बाद एक रिस्पॉन्स होना चाहिए स्टेट का, वो बहुत ज़्यादा कलर्ड हो जाता है इससे कि कौन सी पार्टी है, किसका कार्यकर्ता है, किसने किया है। तो पॉलिटिकल वायलेंस को रेयरली कंडेम होते देखेंगे वहां पे वेस्ट बंगाल में, वो एक तरह से चलता है टाइप का उसको मान लिया जाता है। और सिर्फ आज नहीं, इनफैक्ट आप देखें लेफ्ट रूल में भी जब पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, एंड एज हेड ऑफ स्टेट ज्योति बसु हेड ऑफ स्टेट रहे जब बनतला में रेप केस हुआ 3 महिलाओं के साथ, एंड उनका स्टेटमेंट था ऐसी चीजें होती रहती है, राइट? सो दैट्स कंटिन्यूइंग, एंड हेंस मुझे लगता है जनरली बंगाल एंड बंगालीज यू वुड नॉट सी टू बी वेरी वायलेंट, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो। बट जो पॉलिटिकल नेचर एक बना है वहां पे पिछले करीब 40-50 वर्षों से, उसने मुझे लगता है उस सोसाइटी को, उस पॉलिटिकल सोसाइटी को बहुत ज्यादा वायलेंट बना दिया, स्पेसिफिकली ऐसे टाइम्स में जब इलेक्शंस वगैरह है। 2 चीजें यहाँ से मुझे, एक तो ये समझ में आया कि जैसे अगर कोई बीजेपी का झंडा लगा ले अपनी कार में और अपने आप को सरकार का समझने लगे, तो ये ब्लरिंग द लाइंस हो गया। एग्जैक्टली। कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो आप सरकार से आपका लेना देना नहीं है। दूसरा, आपने कम्युनिज्म की बात की है कि कम्युनिज्म जो है कहीं ना कहीं वो पावर में रहते हुए फिर वो सब कुछ सरकार ही बना लेता है। तो ये जो ममता बनर्जी, ये तो कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिज्म का पीछे हिस्ट्री रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ममता बनर्जी की फिर क्या आइडियोलॉजी है? मतलब कम्युनिज्म पर तो हम इतना चर्चा, ठीक है, हम और भी पॉडकास्ट है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ये समझना है कि ममता बनर्जी का राइज ही कम्युनिज्म को हरा के हुआ होगा। करेक्ट। और अभी कायदे से देखा जाए तो 2011 से लगभग 15 साल तो हो ही रहे हैं। Yeah. तो ये चीज अभी भी चल रही है जो आप बता रहे हैं। करेक्ट। तो
सी ममता बनर्जी कम्युनिस्टों को हटा के आई, लेकिन हटाने के बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड पे सरकार का और कार्यकर्ताओं का, वो डिट्टो वही था जो कम्युनिस्टों के रूल में था, उसमें कहीं चेंज नहीं आया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगर उनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो उसको प्लेस करना बड़ा मुश्किल है। ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी वो कोई नहीं बता पाएगा आपको। इट्स अ वेरी फ्लोटिंग आइडियोलॉजी, राइट। पता नहीं उन्होंने डेलिबरेटली किया है वो, या वो ऐसे ही हो गया है। बट आप देखेंगे वो वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रही हैं, 2 बार इस्तीफा दिया है, फिर 2001 में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी, फिर एनडीए में वापस आई 2003 में, फिर 4 में मंत्री बनी, फिर एनडीए के साथ चुनाव लड़ी, फिर यूपी में मंत्री रही, राइट। सेकंड, जब बंगाल में भी सिंगूर, नंदीग्राम, ये सब में जब पूरा मूवमेंट चला और वो एक तरह से उसका फेस बनने लगी, तो आप देखेंगे जितने भी लेफ्टिस्ट बहुत सारे एक्टिविस्ट थे सब उनके साथ है। मेधा पाटकर, अरुंधति राय, महाश्वेता देवी सब उनके साथ थे, कबीर सुमन आए उनके साथ। इनफैक्ट वो जब ये लोग प्रोसेशंस में जाते थे तो लेफ्ट के गाने गाते थे, इप्टा के गाने गाते थे। एंड शी ऑलवेज सेज कि मुझे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से दिक्कत नहीं है, मुझे जो बंगाल में लेफ्टिस्ट पार्टीज है उनसे दिक्कत है, राइट। सो वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस। नाउ कमिंग बैक टू कि लेफ्ट को हराया उन्होंने, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर था ग्राउंड पे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि उस कार्यकर्ताओं को लेजिटिमेसी दे दी है कि अपने अपने क्षेत्र में तुम ही सरकार हो, वो रिमेन द सेम। शी डिड नॉट डिस्टर्ब दैट एट ऑल। तो कम्युनिस्ट की सरकार में जैसे क्लब्स हुआ करते थे, क्लब्स इज एसेंशियली कि मोहल्ले में कोई एक कमरा है, उसमें सब बैठते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, जो करते हैं बैठते हैं, उसमें एक पार्टी का झंडा लगा हुआ है और वो सारे मामलों को सुलझाता है उस क्षेत्र का, राइट। किसी के घर में झगड़ा भी हुआ तो वहीं पे आएगा क्लब पे दौड़ के, और वहां पे जो दादा होंगे वही उनका फैसला आखिरी होगा, राइट। नाउ जब तृणमूल की सरकार आई तो क्लब वही रह गया, खाली उसका झंडा बदल गया, और कई केसेस में जो लोग उसमें बैठ रहे थे वो भी सेम हो गए, बस उनकी पार्टी बदल गई। ये मतलब ये फिर कैसा चेंज था? क्योंकि हम चेंज जब देखते हैं, हमने एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज 2014 में देखा कि कांग्रेस का एक एरा था, उसमें लगातार घोटालों को हमने न्यूज़ में देखा, एक रेज बना, फिर उसमें थोड़ा सा रोल प्ले आम आदमी पार्टी ने किया, और फिर कहीं हमें एक अच्छे दिन आएंगे जैसा एक सडन रप्चर दिखता है और एक सरकार में कोई नई आइडियोलॉजी आ जाती है। अब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि स्ट्रक्चर सेम है, कांग्रेस जैसा है, लेकिन कुछ सतही स्तर पर या ऊपर से हमें दिखता है कुछ बड़ा चेंज है। बट आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के केस में ऐसा नहीं है, और जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार तुरंत चेंज हुई है, 30 साल से कम्युनिस्ट सरकार थी, है ना। तो ये चेंज इतना बड़ा चेंज क्यों नहीं था? क्योंकि अगेन सी, देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती है जनरली बहुत कैडर बेस्ड पार्टीज होती है, राइट। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप बहुत क्लियरली देखेंगे तो आप 2 ही कैडर बेस्ड पार्टीज बोल सकते हैं, बीजेपी और कम्युनिस्ट। रेस्ट ऑल और पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टीज जो पर्सन के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, उनमें हल्का सा ऊपर नीचे हो तो पार्टी ऊपर नीचे हो जाती है, सिंपल। अब कम्युनिस्ट बहुत कैडर ड्रिवन पार्टीज थे, तो टीएमसी को और ममता जी को ये पता था कि कम्युनिस्टों को कैडर से नहीं हरा सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीएमसी का इतना बड़ा कैडर खड़ा कर दिया, पूरे बंगाल में कम्युनिस्टों से पंगा लेके उसको हरा दिया है, वो संभव नहीं है। तो उन्होंने जो ये मूवमेंट्स थे इसके ऊपर एक तरह से शी कैपिटलाइज्ड, और एक तरह से नेचुरली भी हुआ। शी डिड नॉट प्लान, दोज मूवमेंट्स वर वेरी ऑर्गेनिक, इन्होंने बस उसमें जंप किया और उसके बेसिस पर नैरेटिव में पहले इसको हराया, और जीत कर आई भी तो उनको ये समझ में आया कि मैं कोई अब बंगाल में पूरा कैडर खड़ा करके कम्युनिस्टों की तरह और फिर रूल करती रहूं, सस्टेन करूं, ये भी संभव नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको इनकॉर्पोरेट कर लो। और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता आपके लिए कब लड़ेगा? जब उसको आपसे कोई फायदा हो रहा हो। आइडियोलॉजी से लड़ने वाले कार्यकर्ता होंगे, लेकिन वो आपके लिए खून खराबा नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरी बीजेपी में आइडियोलॉजी, मैं हो सकता है एक तीसरे व्यक्ति को देखूं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, या राष्ट्रवाद की बात करते, इसकी बात करते, उसकी बात करते, आना चाहिए उसके साथ। अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसको झापड़ नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा क्या यार, व्हाट्स माय इंसेंटिव, राइट। लेकिन जहां एक नीचे के लेवल पे एक बूथ का कार्यकर्ता, एक जोन का कार्यकर्ता, अगर उसे महीने 50,000 रुपए आ रहा है उस पार्टी के मेंबर होने से, राइट, उसकी एक सर्टन लेजिटिमेसी है सोसाइटी में, पावर में, वो इश्यूज रिजॉल्व कर दे रहा है, वो जो बोल रहा है वो हो रहा है, तो किसी भी हालत में ना वो पार्टी की सत्ता को जाने नहीं देगा, तो उसको पर्सनल लॉस लगेगा, तो पार्टी के लिए मतलब जान देने को तैयार हो जाएगा। एंड हेंस सी रियलाइज की जो क्लब का स्ट्रक्चर है, जो कम्युनिस्टों का पार्टी का स्ट्रक्चर है, जिसमें नीचे के लेवल तक पार्टी के वर्कर्स लेजिटिमाइज्ड है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। 30 साल का प्रूवन स्ट्रक्चर था। एग्जैक्टली, यूज द सेम स्ट्रक्चर एंड इन मेनी केसेस द सेम पीपल ऑल्सो।
इसमें बस ये भी क्लियर करना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें देखा कि 2008-9 के अराउंड ये घोटालों के अगेंस्ट एक मूवमेंट बना, करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट, तो बंगाल में क्या बन रहा था जिसको कैपिटलाइज किया ममता बनर्जी ने? सी बंगाल में क्या देखेंगे कि 77 में ये लोग एक फुल मेजॉरिटी की सरकार में आते हैं। 67 से 70 तक में थे लेफ्ट, लेकिन वेरी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, 2 बार 356 भी लगा। 77 में पहली बार फुल मेजॉरिटी से आए ज्योति बसु आए, वो 2001 तक रहे, ठीक है, 24 साल। 24 साल के अंत तक आते आते क्या हुआ, थोड़ा सा एक तो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी ज्योति बसु के खिलाफ, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आ रहे थे। 91 का लिबरलाइजेशन हो चुका था, लोगों को दिख रहा था कि सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स उसका फायदा उठा रहे हैं। कैलकाटा को इनफैक्ट कोई फायदा तो छोड़िए, नुकसान ही होता जा रहा है। ज्योति बसु के बेटे पे थोड़ा सा एक अलग व्यू था बंगालीज का। हिज सन वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट गाय, इंग्लिश सिगार्स, वाइन एंड गोल्फ एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो बन रही थी, तो सीपीएम ने उसको भांप लिया अच्छे से, एंड दे सेड कि नया सीएम फेस दे देते हैं, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को लेते आए। नाउ बुद्धदेव भट्टाचार्य इज अ वेरी अगेन, वो भद्र लोग बोलते हैं बंगाल में, एकदम उसका एपिटमाइज करते हैं उसको, विच इज एकदम स्टार्च वाले कपड़े, टैगोर पढ़ते हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केस को ट्रांसलेट करते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सन, एकदम कभी करप्शन का जिंदगी में चार्ज नहीं लगा, राइट। सो सीपीएम वन अगेन वेरी हैंडसमली 2001। 6 में फिर इलेक्शन हुआ, सीपीएम गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट टैलीज एवर, 294 में से 235, राइट। टीएमसी वाज रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द लोवेस्ट, 30 सीटों पे आ गई। नाउ 6 तक ये लगने लगा कि यार कम्युनिस्ट आर अनबीटेबल इन बंगाल, राइट। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धदेव भट्टाचार्य को ये दिख रहा था कि वी आर लूजिंग द रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन का पैटर्न चेंज हो रहा था। 2001 तक आप देखेंगे तो बंगाल नेट इमिग्रेंट स्टेट था, है ना। नेट माइग्रेशन अगर देखेंगे तो पॉजिटिव था, विच इज 91 में 2 के आसपास था, 1.8 के आसपास। 2001 में मुझे लगता है 1.4 के आसपास। मतलब प्रति व्यक्ति जो बाहर जा रहा है बनाम प्रति व्यक्ति जो अंदर आ रहा है, 1.4 व्यक्ति ज्यादा आ रहा है प्रति 1000। 2011 में उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो उनको दिख रहा था कि वी आर नॉट इन द रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब्स एंड सो ऑन। तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट कि यार इंडस्ट्रीज लगने चाहिए, राइट। कम्युनिस्ट स्पीकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, राइट। उनके कैडर्स बात करने लगे कि एग्रीकल्चर अपना बेस है लेकिन इंडस्ट्रीज फ्यूचर है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने सबसे पहले स्काउट करना शुरू किया कि कहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं, किससे लगवाएं। तो उन्होंने टाटास को इनवाइट किया। टाटा अपने नैनो कार लाने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि जो ये कलकत्ता दुर्गापुर हाईवे है, उस कलकत्ता से 40 किलोमीटर दूर एकदम हाईवे पे आपको 1000 एकड़ जमीन देते हैं, है ना, यहाँ नैनो की फैक्ट्री लगाई। टाटास ने कहा अच्छा चलिए लगाते हैं। टाटास ईस्टर्न इंडिया बेस्ड है, कलकत्ता हेडक्वार्टर्स रह चुका है, सो दे वर आल्सो कंफर्टेबल। नाउ सिंगूर में क्या हुआ, जो 1000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, तो करीब 3/4 फार्मर्स ने कॉम्पनसेशन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। करीब 1/4 ने कॉम्पनसेशन नहीं लिया, और दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। शुरू में बहुत माइल्ड प्रोटेस्ट था एक तरह से, धीरे धीरे लेकिन बड़ा होते गया, धीरे धीरे और लोग इन्वॉल्व होते गए। बीच में एक तापसी मलिक का मर्डर केस आता है, एक 16 साल की लड़की जो वो संघर्ष समिति की मेंबर रहती है, जो लोगों के जमीन की, उसका रेप किया जाता है, उसको उसकी डेड बॉडी मिलती है उस सिंगूर के साइट पे इनफैक्ट। तो और भी ज्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। फिर ममता बनर्जी एंटर करती हैं, वो सिंगूर पर पहुंचती हैं, तो उनको वहां से पकड़ के फिर वापस ले आया जाता है कलकत्ता पुलिस के द्वारा। और कलकत्ता में वो एस्प्लेनेड में वो आमरण अनशन पे बैठ जाती है, राइट। एंड शी कंटिन्यूज दैट फॉर 26 डेज, 26 दिन तक वो भूखे प्यासे रहती हैं। एंड तब तक एपीजे अब्दुल कलाम इनफैक्ट उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तोड़ दीजिए अनशन। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय वहाँ के जो गवर्नर होते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनको फैक्स करते हैं कि आप जाके ममता को दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनल कि शी ब्रेक्स द फास्ट, राइट। शी ब्रेक्स द फास्ट, बट टिल देन शी हैड बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट एंड लीडर ऑफ सिंगूर मूवमेंट, राइट। सिंगूर में फिर वो मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और टाटास भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। तो दे वर प्लानिंग दैट एग्जिट। लेकिन इसी बीच में नंदीग्राम हो जाता है। ये क्या है? एंड दिस इज बैक टू बैक। नंदीग्राम अगेन बगल में मिदनापुर है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इंडोनेशिया का सलीम ग्रुप है ना। तो उनको गवर्नमेंट ने 10,000 एकड़ का एक जमीन की बात की कि आपको केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़। हाँ, वहीं पे हल्दिया रिफाइनरी है, हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वहां पे एग्रीमेंट हुआ कि बगल में एक बड़ा केमिकल हब हो, 10,000 एकड़ की जमीन दी जाए और वो एसईसी बने, राइट। तो अब ये 10,000 एकड़ की जैसी बात आई, तब तक सिंगूर चल ही रहा था, एंड दिस इज
2006, दिस इज 2007 स्टार्ट। तो नंदीग्राम में लोगों को फिर लगने लगा कि यार यहाँ भी 10,000 एकड़ जमीन ली जाने वाली है, किसकी जमीन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें पता नहीं है, एंड विरोध शुरू हुआ। नंदीग्राम में एक था कि काफी बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी वहां पे, मुस्लिम्स और लोअर कास्ट्स, और टिपिकली वो सीपीएम के सपोर्टर्स रहे हैं, मतलब हिस्टोरिकली। लेकिन नंदीग्राम में भी फिर ऐसे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। फिर एक दिन नंदीग्राम में धारा 144 लगती है, फिर पुलिस भेजी जाती है, और एक दिन बहुत ज्यादा जब क्लैशेस होने लगती है, पुलिस उस पर गोलियां चला देती है, राइट। करीब 17 लोग उसमें मारे जाते हैं, है ना, बहुत सारे घायल होते हैं। कहा जाता है कि उसमें सिर्फ पुलिस नहीं थे, बल्कि ज्यादा सीपीएम के कैडर थे जो इन लोगों पे गोलियां चलवाते हैं। और इनफैक्ट कहा जाता है कि करीब 300 महिलाओं के साथ वहां पे छेड़छाड़ की गई, बलात्कार किया गया, राइट। एंड इट बिकम्स अ मैसिव बैकलैश। उसमें देश के जितने एक्टिविस्ट होते हैं सब वहां पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी फिर उसमें भी आ जाती हैं, राइट। इनफैक्ट जो संघर्ष समिति के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वी डू नॉट वांट एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ममता बनर्जी फिर अग्री करती हैं कि पार्टी का झंडा नहीं लगाएंगी, लेकिन खुद रहेंगे, राइट। तो नंदीग्राम सेकंड ऐसा हो जाता है। एक सालबनी में जिंदल का स्टील प्लांट लगने वाला होता है, वो तीसरा हो जाता है इसी प्रकार से। वहां से तो इनफैक्ट जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं उद्घाटन करके, बुद्धदेव भट्टाचार्य और स्टील मिनिस्टर होते हैं, तो एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट कर देते हैं नक्सलाइट्स, वहां पे लोग बाल बाल बचते हैं। सो सक्सेसिवली ना ये जो इससे दिखने लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के अगेंस्ट जा रही है, स्मॉल फार्मर्स के, और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है बहुत ज्यादा। तो ये नैरेटिव एक तरह से दिखने लगता है, राइट। ममता बनर्जी इस नैरेटिव कैपिटलाइज करती है। इसी समय एक दो और चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक होता है जो माइनॉरिटीज का सपोर्ट रहा होता है सीपीएम को हमेशा से, राइट। इनफैक्ट अब जो हम बोलते हैं ना कि टीएमसी को माइनॉरिटी सपोर्ट करते हैं, सेम था पहले सीपीएम के साथ। एंड अगर आप देखेंगे 2006 में पार्लियामेंट में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ममता बनर्जी ने संसद में प्रस्ताव लाया था, और उनका प्रस्ताव इनफैक्ट जब रिजेक्ट हो गया कुछ टेक्निकल रीजन के कारण, तो चेयर के पास जाके चेयर पे उन्होंने वो कागज फेंक दिए थे। वो वीडियो है इनफैक्ट, राइट, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इसी 2006 में, राइट, क्योंकि वो सीपीएम के सपोर्टर्स थे, राइट। नाउ जो ये माइनॉरिटी सीपीएम के सपोर्टर्स थे, इनमें भी एक बड़ा टर्न आया 2006-07 के आसपास। उसका पहला रीजन आया कि 6 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, राइट। तो सच्चर कमेटी क्या था? सच्चर कमेटी वाज अपॉइंटमेंट टू लुक इनटू कि मुस्लिम्स के इंडिया में जो सोशियो इकोनॉमिक हालत है क्या है, उस पर क्या किया जा सकता है। उसकी रिपोर्ट जब आई तो एक तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशंस और बहुत स्टार्क थे कि जो इंडिया में मुस्लिम्स की हालत है वो दलितों से भी पुअर है ना, पहला ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। उसमें भी आया कि बंगाल में सबसे वर्स्ट है, राइट। तो ये बड़ा मुस्लिम को लगा कि यार सरकार कहती है कि हमारी है इतने वर्षों से, एंड हमें पता चल रहा है कि हम एक तो ऐसी कम्युनिटी वाइज सबसे लोवेस्ट रंग में है, और बंगाल में उसमें भी सबसे बुरी स्थिति में है जहाँ सीपीएम है। तो एक ये डिस्कोर्स के लेवल पे ये होना स्टार्ट हुआ, पहला। दूसरा, नंदीग्राम में जहां पे पूरा इंसिडेंट हुआ वहां पे बहुत बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, तो वहां भी लगा कि यार सरकार तो हमारे ही खिलाफ पूरा ये अभियान चला रही है। तीसरा, 2007 या 8 की घटना होगी, एक रिजवानुर रहमान का केस होता है, राइट। अच्छा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है कलकत्ता में ही, और 30 साल के आसपास का लड़का होता है, और वो ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल जो वहां पे लक्स कोजी इंडस्ट्रीज जो है अशोक तोड़ी की बेटी से, प्रियंका तोड़ी से, राइट। फिर दोनों में अफेयर चलता है, दोनों आपस में छुप के शादी कर लेते हैं। फिर बाद में फैमिलीज को पता चलता है, तो जो तोड़ी फैमिली होती है वो प्रेशर बनाती है अपनी बेटी पे और इस लड़के पे कि वो इसको फिनिश करे और अलग अलग रास्ते जाए। कुछ दिनों बाद उस लड़के की लाश मिलती है रेलवे ट्रैक्स पे, राइट। कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया, एंड लेकिन बाद में होता है कि पुलिस ने उसको बहुत परेशान किया। धीरे धीरे पता चलता है कि कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व थे पूरे इस केस को सॉल्व करने में, तोड़ी परिवार की तरफ से हो, इनफैक्ट सीएम ऑफिस से उनको इंस्ट्रक्शंस था कि दिस हैज टू बी सॉल्व्ड। तो उससे लगता है कि सरकार ने एक्चुअली इसको पुश किया, एंड इस बच्चे ने सुसाइड किया जो भी इसकी जान गई। तो ऐसे सक्सेसिवली जो माइनॉरिटीज का वहां पे एक कॉन्फिडेंस था ना सीपीएम की सरकार में, वो हिलने लगा, तो वो वोट बैंक भी वहां से जा रहा था, राइट। तो 2006 में सिंगूर हुआ, फिर नंदीग्राम हुआ, फिर ये सालबनी वाला मैंने बताया। लालगढ़ में बहुत बड़ा माओइस्ट रिवॉल्यूशन, मतलब माओइस्ट एक प्रकार से वहां पे
गढ़ रहा है हमेशा से। वहाँ पे सरकार ने बहुत ज़्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, काफ़ी सारे माओइस्ट मारे गए, तो माओइस्ट भी खिलाफ हो गए अपनी जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थे उसके। तो ये 3 साल आप देखेंगे 6 से 8 का, इसमें एक तरह से वो पूरा नैरेटिव बना कि जो सरकार है ये आम लोग, किसान, अल्पसंख्यक, इन सब के खिलाफ है, और अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ बात कर रही है, राइट। एंड Mamata Banerjee beautifully capitalized on that, and that set, उसके कारण फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन था उसका टोन सेट हो गया। अब कैपिटलाइज तो किया, लेकिन 14-15 साल सस्टेन भी किया है, तो कुछ तो पॉजिटिव्स होंगे। दूसरा 2 कारण में मुझे जो दिख रहा है, एक तो 17% अगर मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, या 27% हैं, तो हिंदू भी तो वोट दे ही रहे होंगे ममता बनर्जी को। ऐसा तो है नहीं कि केवल मुस्लिम्स के वोट पर वो सस्टेन कर सकती हैं आज तक। तो मुझे ये जानना है कि वो क्या फिर और उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, या कैसे वो अपना ये जो एक तरह से आना तो ठीक है कि आप एक वेव के दम पे आ जाते हो, जैसे मोदी जी एक वेव के दम पे आए, लेकिन उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 साल काम करना होता है, कुछ चीज़ें प्रॉमिस की होती हैं उसको डिलीवर करना होता है। तो क्या वो ममता बनर्जी कर पाई हैं, ये रीज़न है, या कुछ और रीज़न है कि उनको सस्टेन कराया गया है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो कई बार पॉलिटिक्स में ना काम को बहुत क्वांटिटेटिवली, डिस्पैशनेटली एनालाइज करने वोटर इतना नहीं करता है, राइट। वो जनरली सेंटिमेंट्स पे जाता है, पर्सनालिटीज पे जाता है। तो ममता बनर्जी को एज एन इंडिविजुअल आप देखेंगे तो वो लगती हैं कि उनके बीच की है, राइट। बहुत सिंपल, वाइट साड़ी, हवाई चप्पल, सफेद ब्लू कलर की, झोला, चलेंगी तो 5-5 किलोमीटर चल जाएंगी, अभी भी छोटी गाड़ी में चलती हैं, वो जिस घर में पली बढ़ी उसी घर में आज तक रहती हैं, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में, मतलब उसी में सारे भाई बहन और भतीजे और भगिनियाँ जितनी है सब रह रहे हैं, खुद का कमरा छोटा सा कैसे है। सो पीपल कनेक्ट विद दैट, पहला। और बंगाली सिंप्लिसिटी को हमेशा से ना एक अप्रिशिएट उन्होंने किया है, तो लगता है कि यार पर्सनल लेवल में जो इंटेग्रिटी है, ये सब है, वो दिखता है। दूसरा, हमेशा से बहुत फाइटर इमेज रही है। इनफैक्ट जब सीपीएम की सरकार भी थी तो एक तरह से कांग्रेस का भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग फेस था ऑपोजिशन का तो वही थी। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, तो इनफैक्ट इमीडिएटली 98 में उन्होंने पार्टी बनाया टीएमसी, और इमीडिएटली वो 24% वोट शेयर पे आ गए 98 के इलेक्शंस में, 7 सीटें मिल गई। मतलब लोग कांग्रेस में भी उन्हीं को फेस मानते थे ऑपोजिशन का, राइट। तो वो दिखता है द फियरी लेडी, केंद्र से एकदम टक्कर लिए हुए है, केंद्र को भी पानी पिलाए हुए, वो जो एक नैरेटिव होता है, राइट। सो दैट्स द पर्सनालिटी एस्पेक्ट। सेकंड, वेलफेयर स्कीम्स, जो हम महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं, लकी भंडार योजना जो वहां पे वो चली आ रही है। विमेन ऐसे भी आइडेंटिफाई करेंगी एक सीएम से, और प्लस जब इस प्रकार के वेलफेयर स्कीम्स होंगी तो आइडेंटिफिकेशन और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तीसरा, जो वोट बैंक की आपने बात की, वोट बैंक वो बहुत सॉलिड है। अगर वो थोड़ा छोटा होता तो हम मानते कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2011 के सेंसस में 27% था, अब वो 30% है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा ही होगा। तो 30% वोट शेयर एकदम सॉलिड अगर आपको मिल रहा है। अब क्योंकि बंगाल एक बाइपोलर स्टेट हो गया है, कांग्रेस एंड सीपीएम आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, तो 30% सॉलिड वोट बैंक जब मिल रहा है ना, तो फिर 18%, जैसे पिछले बार 48 में, तो 18 और लाना फिर उतना मुश्किल नहीं रहता है। तो वो भी बहुत बड़ा रीजन है, राइट। एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल फैक्टर्स टुगेदर, वो पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड पे वो कार्यकर्ताओं का है ही, जो कट मनी और सिंडिकेट का, जो इनके लिए लड़ने मरने को तैयार है, कि हल्का सा भी अगर लगेगा कि सत्ता में थोड़ी सी भी आ रही है तो वायलेंस कैसा होता है हम देखते ही। तो मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसके कारण सभी तक वो बहुत कंफर्टेबली सत्ता में है। क्या मुस्लिम्स अभी भी उतना ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मतलब पिछले 15 साल में कुछ ऐसा चेंज आया है, या और उल्टा स्ट्रेंथ बढ़ी है? नहीं, अब वो बहुत एक्सप्लिसिटली उन्होंने कई मौकों पर इनफैक्ट माइनॉरिटीज की बात की है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी वो डेटा चलते रहता है सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है, इट्स अ वेरी, जो उनका बजट इस बार का आया है, उस बजट में उन्होंने माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के लिए कुछ, मुझे लगता है 5,000 करोड़ या कुछ एलोकेट किया है, उससे भी ज्यादा है, मे बी रॉन्ग विथ नंबर्स। और उसको लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया दूसरे डिपार्टमेंट्स को जो बजट एलोकेट किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ 250 या 300 करोड़ किया, ऐसे बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं शायद ही कोई डिपार्टमेंट है जिसका ज्यादा है बजट माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से। बट एंड दैट्स जस्ट वन, आई एम सेइंग
एनेक्डोटली भी आप देखेंगे, बीच में सेम दिन पे मुहर्रम पड़ रहा था और एक विसर्जन हो रहा था दुर्गा पूजा का, उन्होंने विसर्जन को एक दिन पोस्टपोन करवा दिया इनफैक्ट, राइट। मल्टीपल सच इंस्टेंसेस जहां पे उन्होंने बहुत ओपनली, ये पूरा जो SIR का प्रोसेस है, पूरा जो बीच में NRC का जब बात हो रहा था, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है, तो बहुत वोकल रही है वो, कि नहीं कोई घुसपैठिया नहीं है, एंड गलत बात की जा रही है। तो बट क्या उनके आने के बाद, जैसे सच्चर कमेटी की आपने बताई थी कि मुस्लिम्स की स्थिति दलित की स्थिति के ऑलमोस्ट बराबर या नीचे थी, तो क्या वो इम्प्रूव हुई है? नॉट रियली। सो अगेन देखिए, उनको अगर डेटा वाइज आप जाएंगे तो पूरी बंगाल, उनकी स्थिति कुछ अलग से तो इंप्रूव होगी नहीं, जो स्टेट की स्थिति इंप्रूव होगी तो सबकी होगी। नहीं, जैसे बजट एलोकेशन किया जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है उस बजट से आप क्या कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट ग्रो ही नहीं कर रहा, अगर वहां जॉब्स हैं ही नहीं, तो इसको मिला या उसको मिला, सबको नहीं मिला ना। सेम विद एनीथिंग एल्स, सेम विद एजुकेशन, सेम विद हेल्थ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2011 से 2025 का डेटा देखेंगे, राइट, करीब 6600 इंडस्ट्रीज ने अपना हेडक्वार्टर्स बंगाल से शिफ्ट कर लिया बाहर इस 14 साल में, ममता बनर्जी के टेन्योर, एंड दिस इज ऑफिशियल डेटा, 6688 टू बी प्रिसाइज। और उसमें से 110 लिस्टेड कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज नहीं है, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। जब आजादी के बाद 1960 के आसपास आप देखेंगे तो बंगाल पर कैपिटा इनकम में 3rd रिचेस्ट था इंडिया में, 27% अबव नेशनल एवरेज। 2011 में जब ममता बनर्जी आई तो वो 20वें स्थान पे आ चुका था, 3 से 20वां। बहुत पुअर स्थिति है, मानता हूं मैं, लेकिन 2011 से 2025 में 20वें से 24वें पे चला गया। तो अभी उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 16% कम है देश के पर कैपिटा इनकम से। तो आपके आने के पहले मैं मान रहा हूं बुरा है, राइट, बट डेटा शोज कि आपके आने के बाद वो जो ट्रैजेक्टरी नीचे जा रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो डिक्लाइन रुका भी नहीं है, राइट। देयर आर अदर डेटास, एक आसूस का डेटा आता है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं, तो उनका डेटा है कि 2016 से 23 के बीच कितने जॉब्स ऐड हुए स्टेट्स में। तो वो रिपोर्ट कहती है कि इस 7 साल के दौरान महाराष्ट्र में करीब 24 लाख जॉब्स ऐड हुए हैं, ये इनफॉर्मल जॉब्स, और सेम 7 साल में बंगाल में 30 लाख जॉब्स खत्म हुए, राइट। सो जब डायरेक्शनली ये दिख रहा है आपको, आप बजट्स पे देखिए, इनफैक्ट आज जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है स्टेट्स का, राइट, एंड जो FRBM एक्ट है हमारे यहाँ, वो जनरली प्रिस्क्राइब करती है कि कितना डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए, आपका जो जीडीपी है उसके प्रोपोर्शन में डेट। 2018 में उसका रिकमेंडेशन था कि 20% से कम होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल है आपका बजट। महाराष्ट्र, गुजरात 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका 20 से कम है, बाकी किसी का नहीं। लेकिन इसमें भी पुअरेस्ट कौन है? 2 ही स्टेट है, पंजाब और बंगाल। पंजाब 47% पे है और बंगाल 40% पे डेट टू जीडीपी रेशियो में। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है जिसके कारण से इतना डेट लिया है। वो डेट क्यों ले रहे हैं? वेलफेयर स्कीम्स के लिए ले रहे हैं, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट और ये सब, राइट। तो वेलफेयर स्कीम से पैसा डाल के अगर आप स्टेट का डेट इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो, और यही 2 स्टेट्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरे देश में, जो अभी तक 7th पे कमीशन जिन लोगों ने लागू नहीं किया है, ये कह के कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। दोनों स्टेट 6 पे कमीशन पे। So this speaks volumes about कि वो स्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसलिए इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो रखी है। एक नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जैसे आपने बोला कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पिन पॉइंट करना इट्स वेरी टफ, ये क्वांटम फिजिक्स हो गया है कि पार्टिकल की वेव है, पार्टिकल की वेव है कि क्या है। और सच में अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम सरकार में नहीं रहेंगे तो एक कम्युनिटी हिंदुओं को मार डालेगी। तो यही सेम स्ट्रैटेजी बीजेपी की भी कहीं ना कहीं रहती है कि हिंदू खतरे में, बटोगे तो कटोगे। तो जो बात बीजेपी हमेशा हर स्टेट में जिस तरह से पोर्ट्रे करती है कि हमें एक साथ रहना है, हमको एकता में रहना है, दूसरा में बांट सकते हैं, हम रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि मैं रहूँगी, हमारी सरकार रहेगी तो दूसरी कम्युनिटी आप पर अत्याचार नहीं कर पाएगी। तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गई इस देश में कि हिंदुओं को काइंड ऑफ डरा के, एक कमज़ोर दिखा के और सरकार में हमेशा बने रहना है? क्या ये एक नई फेनोमिना है? नहीं, सो आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ना हम
शॉर्ट टर्म में नहीं देख पाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ये सवाल आता है कि हिंदू खतरे में कैसे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, कैसे वो खतरे में हो सकता है। बट आप इसको, मैं फिर से वही कहता हूँ, आप किस टाइम टाइम पीरियड में देख रहे हैं? क्या आप इसको 5 साल में देख रहे हैं, 10 साल में देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई खतरा है। आप 50 साल में देख रहे हैं, खतरा है। एंड दिस इज वेरी फैक्चुअल, इसमें कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जनरली एंड नाउ, और इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए कैसे, देखिए, मैं पूरे इंडिया की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेट्स ओनली टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल। वहां पे करीब 30% पॉपुलेशन है। आज बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं कि कैसे हिंदूज कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं बेसिक चीजों के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको सिर्फ वो विसर्जन का दिया, दुर्गा पूजा का ऐसा एग्जाम्पल्स है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। दूसरा, थोड़ा सा और उसके एक्सट्रीम में जाइए, उस स्टेट में भी एक पर्टिकुलर रीजन में जाइए, मुर्शिदाबाद में जाइए, जहां पे पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 66% हो चुकी है मुस्लिम्स की। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ एनआरसी वाले के वक्फ एक्ट के समय, आपको याद होगा दंगे कितने हुए। हिंदुओं के घरों को इनफैक्ट चिन्हित करने के लिए काला पेंट फेंका गया, उसके बाद लोग उसके पीछे पीछे गए, उसमें बम मारा लोगों ने। एंड दिस मतलब डॉक्यूमेंटेड है ये। मुर्शिदाबाद में, मालदा में और उत्तरी दिनाजपुर में मेजॉरिटी में है मुस्लिम्स। मालदा में भी देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स को सबने घेर लिया। क्या देश के किसी भी मतलब जगह पे ऐसी हिम्मत होती है जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर के इतने घंटे रख ले? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उसमें। तो मालदा में ही क्यों पॉसिबल हुआ, राइट? अभी जो रामनवमी के जुलूस पे हमला हुआ, वो मुर्शिदाबाद में ही क्यों हुआ, और किसी डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हुआ? तो अब हम सामने पैटर्न्स दिख रहे हैं, अगर हम फिर भी उस पैटर्न को देख के इतना बेसिक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो हम ये बस आंख मूंद ले रहे हैं अपना। सो जहां कहीं भी आप पॉपुलेशन को इतना मेजरली ग्रो करते हुए देखते हैं, राइट, यू हैव टू थिंक। और जब कोई पॉलिटिक्स में होता है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, तो ठीक है, मैं मानता हूं वो 5 साल 10 साल में असर नहीं दिखेगा, लेकिन 50 साल में दिखेगा ना। सो एंड व्हाई शुड वी नॉट टॉक अबाउट 50 ईयर्स? उस समय जब होगा तो अब बदलाव करना चाहेंगे तो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेबनान की स्थिति क्या है? लेबनान में भी यही लोग कहते होंगे ना कि कौन खतरे में। आज लेबनान की स्थिति क्या है ना, पता है? वहां पे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई का पोजीशंस अब रिजर्व करना पड़ा है कि कम्युनिटी के लिए, 3 कम्युनिटी के लिए, ऐसी हालत हो गई है। लंदन की हालत क्या है आज, राइट? सो you obviously have to act before it's too late, right? And आप दिख रहे हैं वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन आपको दिख रहा है। ये जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, इसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है टोटल में, वो बढ़ते जा रहा है। बंगाल में आजादी के समय मुस्लिम पॉपुलेशन 19.5% थी, है ना? 2011 के सेंसस में 27% हो गई। ये कैसे हो गया? इसका मतलब देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। हमारे झारखंड का जो संथाल परगना का रीजन है, वहां भी यही हुआ है। बिहार का जो पूरा पूर्वांचल का रीजन है, कोसी सीमांचल का, वहां भी यही हुआ है। इसमें क्वेश्चन लोअर असम में हुआ है। क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ सीमा टच करती है, तो बॉर्डर स्टेट्स के चैलेंजेस होते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि झारखंड और बिहार में भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और उसके पहले ममता बनर्जी ने पहले भी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो क्या आपको कहीं ये लगता है कि क्योंकि हम हमेशा इंटेंशंस को ही जज कर सकते हैं, एज अ बॉर्डर स्टेट, क्या ममता बनर्जी के लिए चैलेंजेस बड़े हैं या उनकी इंटेंशंस ही नहीं है, उनको इससे फ़ायदा होने लगा है? इसको भी फैक्ट्स पे आपको देखना होगा। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है गृह मंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इसी साल, पिछले साल का होगा, फरवरी का मुझे लगता है। उनसे पूछा गया यही सवाल, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन होता है तो बीएसएफ क्या करती है, और बीएसएफ तो सेंटर के अंतर्गत है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो सेंटर की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया कि जो हमारा टोटल बॉर्डर है बांग्लादेश से, वो करीब 4000 किलोमीटर का है, बंगाल के साथ करीब 2200 किलोमीटर का है। उन्होंने कहा वो 2200 किलोमीटर में कुछ 450 किलोमीटर ऐसा बचा हुआ है जो अभी तक फेंस नहीं हुआ है। कुछ 400 किलोमीटर टोटल 4000 का जो फेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नदियां हैं और ऑल अदर फैक्टर्स है। जो 450 किलोमीटर बचा हुआ है फेंसिंग करने के लिए, उन्होंने कहा इसके लिए हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 10 लेटर लिखे हैं वहां पे उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए। होम सेक्रेटरी ने 9 बार मीटिंग की है वहां के चीफ सेक्रेटरी से जमीन लेने के लिए, एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन रिफ्यूजिंग। जब भी वहां काम शुरू होने जाता है तो वहां पे टीएमसी गुंडे आ जाते हैं और उसको काम नहीं होने देते हैं। फाइनली इनको सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर डायरेक्शंस दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लैंड दीजिए आप, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जब तक आप देंगे नहीं सेंटर कुछ कर नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया, तो अभी जाके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ लैंड दिया है। नाउ दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द इंटेंशन कि क्या प्रायोरिटी है।
तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हुआ है। और इसीलिए अभी हमने देखा SIR तो बहुत ढेर सारे स्टेट्स में हुआ है, लेकिन जब बंगाल में, अभी आपने बताया कि मालदा में वो जुडिशियल ऑफिसर्स को भी बंदी बना लिया, तो SIR में हम देखते हैं शायद 90 लाख वोटर्स लिस्ट से हटे हैं। तो जहाँ बिहार में, गुजरात में, झारखंड में, तमिलनाडु में भी शायद SIR हो चुके हैं। तो SIR कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे जो अपकमिंग इलेक्शन है कि इतना बवाल हो रहा है। और जबकि SIR तो मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ लॉस तो किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो वोटर्स जो हैं जो इलीगल हैं या फिर जो वहाँ वोट नहीं दे सकते उनका नाम है तो हटाना है। तो इसका क्या गेम है बंगाल में? SIR क्या है प्रोसेस? SIR सिंपली ये बोलता है कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूटे ना, इनएलिजिबल वोटर वोट ना कर पाए। सिंपल। अब क्या होता है सिंपली कि जो हमारा वोटर रोल्स है उसमें क्या होता है कि अगर आपको नया वोटर के तौर पर ऐड होना है तो फॉर्म 6 भर के देते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आइडियली आपको उससे डिलीट करना होता है, तो उसके लिए फॉर्म 7 जमा करना होता है। लेकिन जमा कौन करे? परिवार वालों को क्या पड़ी है? या आप दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो गए, आपका यहाँ वोटर कार्ड था, आपको चेंज कराना है, उसके लिए फॉर्म 7 जमा करना है। लेकिन क्या आप भर के देते हो? नहीं देते हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा करेंगे तो एक नया बनवा लेंगे, वोट दे देंगे, है ना। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि जो हमारे वोटर रोल्स है इसमें लाखों लोग होंगे जो मृत हैं, जो अभी आया भी, और लाखों लोग होंगे जिन्होंने अपना लोकेशन चेंज किया, तो डबल वोटर कार्ड्स या मल्टीपल होंगे, जाहिर है। तो इस कारण से SIR एज अ प्रोसेस कहा जाता है कि बीच में सैनिटाइज करते रहेंगे इलेक्टोरल रोल्स को, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही है। तो हमने पहले भी 10-12 बार किया हुआ है उसको, 2003-4 में भी किया हुआ है, तो अभी फिर से वो हो रहा है। नथिंग न्यू अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट। और एज अ प्रोसेस भी आप देखेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका है कि अगर 2003 के पहले आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है तो कुछ नहीं करना, बस वो वाला हमें पॉइंट कर देना, ये हमारा ईपिक कार्ड था, तो वो एक तरह से रिन्यूअल हो गया आपका। अगर आप उसके बाद के हैं 40 साल से कम के हैं, तब तक आपका वोटर कार्ड नहीं बना था, तो जिसका भी उस वोटर कार्ड में है, वोटर रोल में नाम है, उसके साथ बस अपने आप को लिंक कर देना है, ये हमारे पिताजी, हमारे माताजी हैं, दादाजी हैं, हम इनके परिवार के, तो खत्म हो गई बात। तो इनफैक्ट ज्यादातर जगहों पे, जैसे अभी झारखंड में स्टार्ट हो रहे हैं, तो करीब 3/4 लोग ऑलरेडी मैप हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट होने के पहले ही। अभी तक वो इनॉग्रेशन फॉर्म भी नहीं भरा किसी ने, तो उतने लोगों पे तो कुछ सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। नो, अब प्रॉब्लम आती है वैसे लोगों को जो कहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, ना खुद पहले वोटर थे और ना कहीं से कोई कनेक्शन ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन केसेस में कहा जाता है कि फिर आप आइए, आप बता दीजिए कोई इशू है। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं 40 साल से ऊपर का हूं लेकिन मैंने उसमें वोटर कार्ड नहीं बनवाया, कोई बात नहीं, तो अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री जो दिया गया है 11 आइडेंटिटी प्रूफ्स की लिस्ट दे दीजिए, बनवा लीजिए, ठीक है, वो भी पॉसिबल। फिर किसको कहा गया? मान लीजिए जिसके, अब उसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहा जाता है कि आपकी और पिताजी की उम्र में 15 साल से कम का फर्क है, संभव नहीं है। आपके और दादाजी की उम्र में 40 साल से कम का फर्क है, पॉसिबल नहीं है। आपका जेंडर 2003 वाले रोल में दूसरा था, अभी वाले में जेंडर दूसरा है, राइट, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे 7-8 जो लिस्टेड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के, उस केस में भी आपको बुलाते हैं कि आप आके हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें भी 3 लेवल्स हैं अपील के। पहले जो ERO होता है, वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर DC वहां का होता है, वो सुनेगा, फिर नहीं है तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। इट्स अ वेरी इलैबोरेट प्रोसेस। और इसलिए आपने देखा होगा कि बिहार में जब इस पे हल्ला भी मचाया गया, पूरी इसकी यात्रा निकाली गई, इवेंचुअली फाइनली एक आदमी नहीं मिलता था किसी को, जब रिपोर्टर्स भी जा रहे हैं, एक्चुअली जिसका नाम कटा हुआ, सिर्फ हवा हवाई, राइट। इनफैक्ट कांग्रेस ने बड़ा स्टेज करके, बीच में याद होगा आपको, 1-2 लोगों को सामने लाया भी। वो महिला बाद में मुकर गई कि मुझे तो मुखिया ने पैसे दिए थे बोलने को। राहुल गांधी पूरा प्रेजेंटेशन दिया, राइट। सो हेंस एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब जिसपे इतना हल्ला ही नहीं होना चाहिए, राइट, बहुत नॉर्मली जिसको लेना चाहिए। तो वही मैं समझना चाहता हूँ कि बंगाल की राजनीति में क्यों ये हल्ला हो रहा है? क्या सच में ऐसे इलीगल? इसमें भी ना उनका कहना है कि इसमें मुस्लिम्स का नाम ज्यादा कटेगा, बट डेटा अभी जस्ट आया है। तो क्यों मुस्लिम्स का नाम ज्यादा कटेगा? वेरी ऑनेस्टली जो इलीगल इमिग्रेंट है उसका नाम कटना ही चाहिए, इसमें तो किसी को शक नहीं। अब ममता जी को भी पता है कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट है जिसका नाम कटेगा तो नुकसान हमें, तो अब इसको ऐसे शब्दों में तो कह नहीं सकती। अल्टीमेटली स्टेट पर वो बोझ ही तो है आपके लिए, बट आपको वोट भी तो दे रही है ना, तो उनको सरकार भी तो चलाना है, तो ऐसे खोल के तो बोल नहीं सकती। तो कहने का बस है कि नाम कट जाएगा, वैसे लोगों का जो बेचारे हैं, गरीब हैं, इस प्रकार की चीजें।
लेकिन इनफैक्ट अब डेटा अभी जस्ट आया है उस SIR का, मैं BBC की एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इतना हो हल्ला के बाद भी जो नाम कटे हैं उसमें ओनली 34% आर मुस्लिम्स, जो एक्चुअल उनके पॉपुलेशन के बहुत आसपास है। 30% है और 34% नाम कटे हैं, तो इसमें तो कोई डिस्प्रोपोर्शनेटली नाम तक नहीं कटा यार। 66% तो हिंदू का नाम कटा ना फिर। और इसमें चूंकि आप इलेक्शन मैनेज किए हुए हैं और EVM हैकिंग और ये चोरी की तो चलती ही रहती है पूरे, जब भी इलेक्शन होगा तो ये भी इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये मुद्दा उठेगा। बट ये तो एक बहुत टेक्निकल बात हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीटिंग है। लेकिन आप चूंकि इसमें रहे हैं और जैसे कि हम बात करते हैं कि इनफैक्ट अभी देखिए आपको बीजेपी पर भी बैकलैश आया था कि जब लास्ट बार दंगे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ को मार भी दिया गया, तो सेंटर या बीजेपी ने उतना सपोर्ट नहीं दिखाया। इस बार की क्या स्थिति आप बताइएगा कि क्या बीजेपी प्रोएक्टिवली सपोर्ट में है उधर की नहीं है? तो कहीं ना कहीं निराशा भी बनती है कि बीजेपी ने हमें उस तरह से बैकिंग नहीं दी। तो ये जो मारा जाता है, चलिए कार्यकर्ता हैं वो तो ओपनली पता होता है इनकी आइडियोलॉजी क्या है और उनको पीट देते हैं लोग, लेकिन बहुत से जो वोटर्स हैं जो वोट देते हैं ये तो बहुत प्राइवेट अफेयर है। तो उसमें कैसे वो पिन पॉइंट करते हैं कि अच्छा इसने वोट नहीं दिया होगा और फिर उसको पीट दिया, ये सब कैसे होता है? सी वोटिंग के दौरान सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक तो बहुत बार कम्युनिटी से वो पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिटी किसको सपोर्ट करता है और जो बहुत हद तक आइडेंटिफाइबल होता है, तो कोशिश करते हैं कि जो वैसी कम्युनिटीज या वैसे ग्रुप्स जो प्रोन टू लेट्स से वोट फॉर बीजेपी है, ऑपोजिट टू TMC है, उनको वोटिंग ही ना देने दिया जाए। तो अब कैलकाटा के बहुत सारे सोसाइटीज में देखेंगे, सोसाइटीज में पहले नोटिस लगा देंगे कि आपका वोट डालने जाने की जरूरत नहीं, आपका वोट पड़ जाएगा, राइट। तो अब वैसे पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटीज में रहते हैं कभी फिर दिल नॉट टेक दैट रिस्क, राइट। तो पहला। दूसरा, जहां कहीं भी अब एक बूथ है, अगर वहां पे 1000 वोटर्स हैं, राइट, पिछली बार अगर वहां 600 वोट TMC को आया, इस बार अचानक से 300 वोट आया, तो इसका मतलब सर्टेन सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन हैज नॉट वोटेड फॉर देम। और इतना समझना बहुत मुश्किल नहीं होता कि कौन सा ग्रुप या कौन सा टोला ने इस बार एकदम आपस में बातचीत करके वोट नहीं दिया है, वो पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, ये ग्रुप या ये जाति या इस टोले के लोगों ने इस बार वोट नहीं दिया, यहाँ पे पिछली बार से बड़ा कम वोट आया है यहाँ पे, राइट। तो उनको फिर भुगतना पड़ेगा। तीसरा, इनफैक्ट जो वो एक वीडियो चल रहा था, आपने देखा होगा कि वो कई बार वो इत्र लगा देते हैं उसमें EVM के उस बटन में, ताकि गए और अगर दबाया, बीजेपी में अगर इत्र लगा दिया और जाके अगर बीजेपी का बटन दबाया, इत्र की स्मेल आ गई तो बीजेपी को वोट दिया है, राइट, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो अनोखे अनोखे तरीके निकाल के कोशिश करते हैं कि जो भी थोड़ा सा भी प्रोन टू वोटिंग है ऑपोजिशन को, उसको वोट ना दिया दे, वो घर पे रहे, बाहर ना निकले। दूसरा, जो वोट नहीं दे रहा है, अभी जो वोट देने नहीं निकल रहा है, इसका वोट डलना भी तो जरूरी है। तो इसके बदले यहां पे बोगस वोटिंग आती है, उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा और वोट देके आएगा। अब वोटर टर्नआउट्स देखिए बंगाल के 82%, 83%, इंडिया में कहीं नहीं होते। तो सेंटर का कोई पावर ही नहीं क्या इस पे कि मतलब इसको कराया जा सके? तो देखिए एज इलेक्शन जनरली जब भी होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक स्टेट सब्जेक्ट रहा है, राइट। फर्स्ट, इलेक्शंस के समय जो इलेक्शन कमीशन है उसके अपने हाथ में ले लेता है, पूरे ब्यूरोक्रेटिक जितने भी रिशफल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ उसके हाथ में आता है। मगर फिर भी जो वो अलीजेंस है या जो ब्रॉडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट है, वो 2 दिन में नहीं चला जाएगा। उसको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन अभी आया 1 महीने के लिए, और उसको अगर दिख रहा है कि सरकार तो रहने ही वाली है, तो दे विल टो द लाइन फर्स्ट। दूसरा, बहुत सारे बूथ्स पे इनफैक्ट अगर आप जाएंगे रूरल एरियाज में, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी होते हैं उनको अगर ना वो बहुत ज्यादा, सो फॉर एग्जांपल जहां पे एक बहुत होमोजिनस बूथ है, मान लीजिए वहां पे 100 के 100 वोट TMC को पड़ने वाले हैं, राइट, वहां पे कोई विरोध करने वाला अगर नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी ना बीच में जाके टांग नहीं अड़ाएंगे जब तक कोई हो हल्ला ना करे। उनको दिख रहा है बोगस वोटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, शांति से बोगस वोटिंग हो जाएगी। कोई विरोध करेगा तब जाके वो एक्शन में आएंगे। तो बहुत इंटीरियर एरियाज में आप देखिएगा यही होगा कि वो पूरे एक बूथ में पूरा का पूरा वोट पड़ गया एक तरफा वोट कैसे पड़ता है? ऐसे ही पड़ता है कि शांति से वहां बोगस वोटिंग हो गई, कोई हो हल्ला नहीं हुआ। हो हल्ला होगा तो फिर पीपल विल इंटरवीन एंड वहां पे रोका जाएगा। तो इस कारण से इस बार अंतर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सेंट्रल फोर्सेस आ गए, सारे बूथ पे बोल दिया गया है कि बंगाल की पुलिस को तो बूथ के 100 मीटर के अंदर ही नहीं आना है। अच्छा। हाँ,
तो सारे बूथ्स मैनेज होंगे सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस से, राइट? सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस, राइट? अभी भी चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन कमीशन के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से, तो अभी भी आप देखेंगे इस बार अभी तक वो वायलेंस की कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन वो वो रिटेलिएशन भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से। पहली बार आप देखेंगे कि बहुत जगह पे बीजेपी के झंडे लगे हुए दिख रहे हैं, पहले झंडे नहीं लगते थे। अभी योगी जी भी चले गए। योगी जी भी चले गए, राइट? गांव में अंदर अंदर आप जाएंगे, मुर्शिदाबाद में इस बार कोई मुझे बता रहा था कि गांव में पूरे झंडे लगे हुए हैं बीजेपी का, जो अपने आप में बहुत ज्यादा वो चैलेंज करने की तरह है कि मैं हूं बीजेपी का, जो करना है कर लो टाइप्स। तो एक वो कॉन्फिडेंस आया है सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से। बहुत क्लियरली कह दिया गया है कि इलेक्शन के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस वहां रुकेंगे ताकि पोस्टपोल वायलेंस भी ना हो। तो पिछली बार शायद अमित शाह को जाने नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ था क्या? बीच में एक सभा के लिए। अच्छा, जी। लेकिन इस बार तो अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। अभी वो वहां पर है। हाँ, उन्होंने भी कह दिया कि मैं 15 दिन अभी यहीं रुकने वाला हूँ। तो इस बार वो मेजर्स लिए जा रहे हैं सो दैट कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। यस, एंड वो जो एग्जैक्टली सो इलेक्शन रिजल्ट से बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि क्या लोग निकल के फ्रीली वोट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो हो पाया तो बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो पिछली बार भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोट्स का इधर उधर गेम था, कुछ 60 लाख वोट हाँ, का सो ही। 48% टीएमसी, 38% बीजेपी। इसमें मृत्युंजय जी ये भी समझाइए कि लास्ट इलेक्शन में जैसे कि हमने देखा कि कई राउंड्स हुए, लेकिन इस इलेक्शन में 2 ही राउंड हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सो अगेन जनरली जहां पे बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं वहां तो एक ही राउंड में हो जाते हैं इंडिया में, राइट? अभी ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे एक राउंड्स पे आ गए, बिहार में इनफैक्ट 2 राउंड्स पे आ गए। तो अब 2 राउंड्स ही ऑलमोस्ट एक तरह से मैक्सिमम बचा हुआ है, पहले 5-5, 6-6 राउंड्स में होते थे। बंगाल में भी इस बार 2 राउंड्स इसलिए हो पा रहे क्योंकि अगेन वो जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, तो बहुत क्लियर है कि बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आने वाले हैं। 2 फेजेस में शांति से चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये देखती है कि कितना डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का होना चाहिए और कितने फेज होने चाहिए कि बड़ी शांति से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बिल्ड होता है। फेजेस धीरे धीरे आप देखेंगे सारे स्टेट्स में कम ही होते जाता है, जहां भी थोड़े लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता है, सेंट्रल फोर्सेस आते हैं। तो इस बार इसीलिए बंगाल में 2 फेज में रखा गया है। ये तो एक इलेक्शन प्रोसीजर की हमने बात की कि इस बार थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिख रही है चीज़ें, बट फिर हम उसी पर आते हैं कि इस बार क्या वो मुद्दे हैं, टीएमसी की क्या स्ट्रैटेजी है या किन चीज़ों पर वो बात कर रही है, बीजेपी की क्या अपनी एक स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस का तो मुझे लग रहा है वहाँ पर वो नहीं है। तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है वो सोशल मीडिया रियलिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अलग रहती है। तो आपको क्या वहाँ पर ऑन ग्राउंड दिख रहा है, किन चीज़ों पर टीएमसी काउंट ऑन कर रही है? और देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? क्योंकि आप 15 साल सरकार में रहे हैं और वो रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं, तो लोग रियलाइज करते हैं उसको। सपोर्टर्स भी बैक ऑफ द माइंड रियलाइज करते हैं कि रिजल्ट्स वो नहीं रहे हैं जो शायद हो सकते थे। तो एक प्रॉपर एंटी इनकम्बेंसी है पहला। तो टीएमसी अब लार्जली किस पे कैपिटलाइज करती है? वो कैपिटलाइज करती है अपने वेलफेयर स्कीम्स पे, जो लकी भंडार वगैरह जो स्कीम्स हैं उस पे पावर सब्सिडी देते हैं, कृषक योजना एक देते हैं, तो उस पर कैपिटलाइज करती है कि ये लोग हमारे साथ रहेंगे। ममता बनर्जी अपनी एक जो छवि है और बीइंग अ वुमेन वोटर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं, जो माइनॉरिटीज का सपोर्ट है उस पर रिलाई करती हैं। पर अभी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हुआ था तो उससे ये हिला है, बहुत हिला है। मैं आता हूँ उस पर। इनफैक्ट दूसरा एक बहुत बड़ा वो नैरेटिव पिछले बार भी उन लोगों ने कोशिश की थी, इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी को जनरली बोलेंगे कि बाहर की पार्टी है, बाहरी पार्टी है, राइट? ये लोग मतलब रियल बंगाली नहीं है ना, अपना नहीं है, तो ये लोग बाहर से आएगा तो हमारे ऊपर अपना कल्चर थोप देगा। तो आप बहुत ऐसे फ्रिवलस देखते होंगे स्टेटमेंट्स की, वो यहाँ आएंगे तो ये लोग मछली बंद कर देगा, मछली नहीं खा पाएंगे लोग, मछली बैन कर देगा, राइट? वो दिखाने के लिए कि कल्चरल हम लोग का डिस्ट्रॉय करेगा। बहिरागत वर्ड यूज करते हैं, बाहर से आया हुआ ये लोग सब है, राइट? वो बार बार आप देखेंगे बीच में वो लोग बोलेंगे गुजराती लोग आके यहाँ पे कैंपेन कर रहा है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। अभिषेक बैनर्जी बीच में संसद में बोले थे कि हमारे जितने एमपीज हैं आपसे सब बंगाली में बोलेंगे संसद में, राइट? फिर लेकिन कोई बोले नहीं, बिकॉज उनके खुद यूसुफ पठान हैं, कीर्ति आजाद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग कहाँ से बोलेंगे, राइट? तो बट दैट की वी आर दी कस्टोडियंस ऑफ बंगाली कल्चर,
हम समझ पाते हैं ये लोग बाहर का पार्टी आएगा तो कल्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस प्लान पे वो बहुत खेलना चाहते हैं, बार बार आप देखेंगे। पिछली बार थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ था 21 में, और उससे बीजेपी ने थोड़ी सीख ली इस बार। आप देखेंगे वो मिस्टेक्स दोहराना नहीं चाह रही है बीजेपी। सो फॉर एग्जांपल वर्सेस लास्ट टाइम, इस बार का कैंपेन अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा लेड है लोकल लीडर्स के द्वारा। वहां पे बंगाल के लोकल लीडर्स के द्वारा वो कैंपेन लीड कर रहे हैं, रादर देन सेंट्रल बड़े लीडर्स जो जनरली भाषण वाषण देते हैं, उससे ज्यादा ये कर रहे हैं, पहला। दूसरा, पिछली बार टीएमसी से बहुत सारे लोग आए थे बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया, वो इस बार ऑलमोस्ट निल कर दिया गया, राइट। जो बाहर से लोगों को लाकर टिकट नहीं देना, अपने पास सफिशिएंट कार्यकर्ता है, उन्हीं को टिकट देंगे। तीसरा, मैसेजिंग के तौर पर इनफैक्ट जो आरजी कर वाला आपने बात बोला, और वो वुमेन वोट में थोड़ा सा ये आया है एक चिंक, बिकॉज मल्टीपल इंसिडेंट्स लगातार हुए हैं। आरजी कर में हुआ, दुर्गापुर में हुआ एक मेडिकल छात्रा के साथ, फिर ममता बनर्जी का बयान आया कि लड़कियों को 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए घर से बाहर। तो इस बार इनफैक्ट बीजेपी ने आरजी कर में जो लड़की थी उसकी माँ को टिकट दिया है, राइट। इनफैक्ट संदेश खाली में जो हुआ महिलाओं के साथ, शेख शाहजहां वाला, वहां पे जो फ्रंट लीडर थी इनफैक्ट वो पूरा महिला मूवमेंट की, उसको बीजेपी ने टिकट दिया इस बार, राइट। तो वो मैसेजिंग भी देने की कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, जहां एक तरफ टीएमसी परपेट्रेटर्स के साथ खड़ी है, राइट, चाहे आरजी कर हो, दुर्गापुर हो, शेख शाहजहां हो, वहां पे हम जो विक्टिम्स हैं उनको टिकट दे रहे हैं। सो दैट मैसेजिंग ऑल्सो आई सी स्लाइटली वर्किंग देयर, राइट। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसपे मुर्शिदाबाद, मालदा, वो जो पूरा थिन रीजन है सेंटर का, उस पर काफी बात होती है, वहां पे बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। तो वो भी दिख रहा है कि धीरे धीरे ना शायद पहले बहुत फर्क नहीं पड़ता था इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से, लेकिन अब फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया है पॉकेट्स में, बहुत सारे पॉकेट्स में। तो पीपल सी दिस, जैसे वो फिरहाद हकीम का वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। फिरहाद हकीम इज वेरी क्लोज टू ममता बनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंगली वो कैलकाटा का मेयर भी है और राज्य सरकार में मिनिस्टर भी है, राइट। सो वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, शायद देश में आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इज वेरी क्लोज टू ममता बनर्जी। उसके बयान है कि एक तो उसने बयान दिया था कुछ दिनों पहले कोई कुरान कंपटीशन में कि जो भी मुस्लिम पैदा नहीं हुए हैं उन पर हमें दया आती है और हमें कोशिश करनी चाहिए उन सबको इस फोल्ड में लाने की, राइट। और अभी कुछ दिनों पहले उसका बयान था कि देश में हम 17% है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी मेजॉरिटी बन जाएंगे। देखा था। यस, तो वो बयान से बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उसमें। समबडी हु इज मेयर ऑफ कैलकाटा प्लस अ कैबिनेट मिनिस्टर, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, राइट। सो वो दिख रहा है। सो एंड हेंस मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, वेरी क्लोज, इट्स अ वेरी क्लोज फाइट। और अभी आपने जैसे बात की कि बीजेपी को बाहरी बताया जा रहा है या आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी हमने बात की कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वहाँ पर कम्युनिज्म आया, उसके पहले आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली वही विचारधारा है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, वो बंगाल में दिखती है। आप अगर हिंदू धर्म की देखेंगे, सनातन धर्म की, तो पूरा का पूरा शाक्त संप्रदाय उधर है, शक्ति पूजा उधर है। तो जो पहले जो पुरानी परंपरा बंगाल की है, जहाँ से स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, और उसके बाद अगर आप देखें तो नेताजी आते हैं, तो राष्ट्रवाद से लेकर आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, इंडियन फिलॉसफी, सनातन धर्म, उसके बाद जो कितनी बार तो नोबेल नॉमिनेशंस गए हैं वहाँ पर, वो जो सप्रेशन हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनिज्म के कारण और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को रोका गया है, अब इतना कल्चर वहां पर चेंज हो गया है कि बीजेपी बाहर की लग रही है। या बीजेपी में नहीं बोलूंगा, राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व, ये जो है ये बाहर का लगने लगा है। सो इट शोज कि हिस्ट्री कैसे चेंज होती है। सो भाई सी, क्योंकि रीजनल जो पार्टीज हैं वो सब नेशनल आइडेंटिटी पे प्ले करती हैं, तो वो बंगाली सब नेशनल आइडेंटिटी प्ले करेगी, डीएमके जो तमिलनाडु की आइडेंटिटी प्ले करेगी। वो नेशनलिज्म पे जहां लोग नेशनलिस्ट होने लगेंगे तो फिर लार्जर गुड ऑफ द नेशन पे सोचने लगेंगे, तो उनको वोट थोड़ी देंगे, राइट। तो वो सब नेशनल आइडेंटिटी पे हमेशा खेलेंगी। और इनफैक्ट बहुत आयरॉनिक है कि बीजेपी का तो जन्म ही बंगाल में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं से थे, राइट। सो बीजेपी अगर कहीं, इनफैक्ट पहली इलेक्शंस में बीजेपी ने 3 सीटें जीती, 2 सीटें बंगाल से थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं से जीते थे। तो अगर कोई सबसे ज्यादा स्टेट बोल सकता है कि बीजेपी कहीं की हो तो इनफैक्ट बंगाल की होगी, राइट। और दूसरा, जैसे आपने बोला रामकृष्ण परमहंस, इनफैक्ट ममता बनर्जी भी, उनका थोड़ा सा पीछे जाके इतिहास देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस को अपना आइडल मानती हैं, गुरु मानती हैं, राइट। शी कम्स फ्रॉम दैट थॉट। उनका जो घर है वो कालीघाट टेम्पल के बगल में है,
बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम हैं। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैं बंगाल में बहुत 4-5 दिन ही गया हूँ, कोलकाता, वो भी बचपन में। बट मैं वहाँ के लोगों का जानना चाहता हूँ। चूँकि मेरा चैनल सनातन धर्म, इंडियन फिलॉसफी, मैं खुद, मेरी एक श्रद्धा है और पिछले जो हमारी विरासत है, जस्ट बिकॉज कि वो विरासत है इसलिए नहीं, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद और मेरा जीवन जो चेंज हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है सनातन धर्म पर। तो मैं जानना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में क्या वो बचा है अभी भी धर्म को लेकर? नहीं, बिल्कुल है। सो अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप पॉलिटिशियंस को देख के ना, कई बार हमको लगता है, जैसे हो सकता है हमको ना डीएमके को देख के लगे कि यार तमिलनाडु में तो हिंदू तो खत्म हो गया, वो तो हर दिन हिंदुओं को गाली देते रहते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी भी, और कई बार वो सेम पॉलिटिशियंस जो गाली देते हैं, वो पर्सनल उनका इतना ज्यादा श्रद्धा होगा ना, जैसे ममता बनर्जी का, इनफैक्ट यू रीड दी ऑटोबायोग्राफीज एंड सो ऑन, तो थोड़ा उनमें ना वो अंधविश्वास भी है, सुपरस्टिशन भी। तो एक कोई आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, कोई इवेंट था जिसमें वो कालीघाट मंदिर पे पूजा करके उन्होंने शुरुआत नहीं की और वो फेल कर गया। तो उन्होंने हमेशा लगा कि कालीघाट मंदिर से मैंने शुरुआत नहीं की, इसलिए मुझे इसका भुगतान करना पड़ा। उनके रूम में काली माँ की बहुत बड़ी तस्वीर है, वो दिखती है हमेशा जब भी आप उनके रूम की फोटो देखेंगे। सो पॉलिटिक्स लोगों से बहुत कुछ करा देती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बंगाल, जैसा आपने कहा, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, और इतने संप्रदायों से लेकर, है ना, दक्षिणेश्वर से लेकर हर जगह, इनफैक्ट तो शक्तिपीठ, तो वो अपने आप में, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इलेक्शन पार्टीशन के पहले भी, तो पूरा जो डिवाइड हुआ, विच इज टू नेशन थियरी, तो ये पार्ट ऑफ जो बंगाल था, इसने कहा ना कि वी बिलीव इन आवर हिंदू आइडेंटिटी, राइट। और इन्होंने फिर फाइनली कहा कि वी वांट टू बी पार्टीशन्ड, अब हमें साथ नहीं रहना है। जब फाइनली 2 अलग अलग ग्रुप्स में वोटिंग कराई गई, हिंदू जो अपने ये थे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे बंगाल असेंबली में, तो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वी वांट टू बी डिवाइडेड। सो that's always been there. It's just the politics जो उसको लगता है, इतना उसको ऐसे बना देती है कि जैसे हिंदुइज्म इज नॉट देयर। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार इस इलेक्शन में? अभी तो 23 से शुरू हो जाएंगे और मुझे लग रहा है इसी महीने समाप्त भी हो जाएंगे। तो क्या, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि आप प्रेडिक्ट करो, कोई ऐसा कोई ये न्यूज़ चैनल तो नहीं है, एक मर्यादा हमारी भी रहती है, लेकिन हाँ, फिर भी आप स्ट्रैटेजी में रहते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं और फॉलो कर रहे हैं, आपकी रिसर्च है, आप XLRI से हैं, तो बहुत मैं चाहूँगा कि आपकी क्या लग रही है, किस तरह से ये पैन आउट होगा इलेक्शन, क्या लग रहा है? बहुत क्लोज मुझे दिख रहा है। अगेन जैसे आपने कहा, सीट्स प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। 294 सीट्स हैं। 294 सीट्स हैं। लेकिन मुझे एक ना, कई बार जो चेंज का माहौल एक जो आपको दिखने लगता है, वो मुझे काफी दिख रहा है। आपको इन केसेस में ना सिग्नल्स को देखना होता है। इट्स नॉट स्टॉप पोल सर्वे या एग्जिट पोल या वो सब मत देखिए, सिग्नल्स को देखिए कि चेंज ग्राउंड पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जैसे मैंने एक जो आपको सिग्नल बताया कि बीजेपी के झंडे लग रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, इसको आप छोटा एकदम नहीं मान सकते हैं। किसी जगह पे झंडे लगने का मतलब होता है कि लोगों ने एक तरह से हथियार उठा लिया है, पर्सनली लिया है। एग्जैक्टली, वो हथियार उठाने के जैसा है वो झंडा, कि हम वोट देने जा रहे हैं और सपोर्ट करने जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। ये विरोध का बहुत ऊंचा स्तर है। पर इसके लिए पावर डिराइव कहां से वो कर रहे हैं? क्योंकि ये हिम्मत चाहिए। करेक्ट, तो इसके लिए पावर डिराइव हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस पहुंचे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, बोल दिया गया है कि पोस्ट पोल भी रहेंगे, लोगों को बदलाव का चांस दिख रहा है, तभी लोग थोड़ा सा हिम्मत करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस उनको लगता है कि बीजेपी किसी हाल में सत्ता में नहीं आने वाली है, तो भी लोग झंडा नहीं लगाएंगे। लेकिन, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो सबसे बड़ा सिग्नल होता है सत्ता परिवर्तन का, कि लोगों में आपस में जब बातचीत होने लग रही है, उनको दिख रहा है कि इस बार हो सकता है ये चले जाए, तो उनको हिम्मत आ रही है कि अब झंडा लगा लेते हैं, अब क्या कर लेगा ये लोग, अब तो जाने वाला है। बीजेपी के आने से बंगाल को क्या फायदा होगा? देखिए, ये तो गवर्नेंस पे डिपेंड करता है, टू डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि वहां पे क्या होगा, क्या होना चाहिए इज व्हाट आई कैन से, राइट। जो एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ स्टेट का पिछले 70 सालों में, वो मतलब आप उसको 60 से स्टार्ट कीजिए, 65 के आसपास से, और उसके बाद जो लेफ्ट ने उसके साथ किया है, और जो शायद ममता जी के शासन में जिसको थोड़ा सा उस कर्व को दूसरा टर्न लेना चाहिए था और जिसने नहीं लिया है, तो सबसे पहले तो यार कुछ भी नहीं तो उसका बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करो। उसके पास एक पोर्ट है जो अपने समय में वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड हुआ करता था। अंग्रेजों ने उसको अपनी राजधानी बना के रखी थी। अंग्रेजों ने क्या, जितने भी यूरोपियन पार्ट्स थे, अगर आप देखेंगे उस समय, तो सब के सब सबसे पहले बंगाल में है। वो जो पूरी
नदी है हुगली रिवर के अलॉन्ग। अंग्रेज फोर्ट विलियम में थे कलकत्ता में, उसके थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो फ्रेंच चंदन नगर में थे, उसके थोड़ा ऊपर जाइए तो आपके जो डच थे वो चिंसुरा में थे, उसके थोड़ा ऊपर जाइए तो पोर्तुगीज बंदेल में थे। तो पूरा मिनी यूरोप उसको कहा जाता था, पूरे ट्रेडिंग पोस्ट के कारण। उसका वॉल्यूम सोचिए ट्रेडिंग का क्या रहा होगा। मुगलों के समय बंगाल का एक्सपोर्ट इंडिया का 40% एक्सपोर्ट्स था, और आज के डेट में आप कंपेयर कीजिए जो उसका शेयर है जो वाटर एक्सपोर्ट्स का, कलकत्ता का 3% है, गुजरात का 39% है। सोचिए गुजरात में कोई पोर्ट नहीं हुआ करता था, उसमें सब नए पोर्ट्स हैं, राइट, रिलेट वेरी न्यू, राइट। उस कलकत्ता का 3% है, उस गुजरात का 39% है। तो सोचिए क्या किया होगा लोगों ने उस शहर के साथ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्या जो स्थिति में आ गई है, राइट। जो भी वहाँ की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी सब खत्म हो गए, जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज थे वहां पे सारे सबने अपने हेडक्वार्टर्स वहां से शिफ्ट कर लिया। अब रेयरली गिने चुने बड़े हाउसेस हैं जो लेगेसी 100-150 साल के कारण वहां थे, तो आज तक वहां पे टिके हुए हैं। कोई नई इंडस्ट्री नहीं जाती है वहां पे, एक भी नहीं जाती है, राइट। सो एटलीस्ट प्रोवाइड दैट बेसिक एनवायरमेंट की इंडस्ट्रीज आ सके, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। ये जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म होता है, मजदूरों की हक की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं कि मजदूर अगर आग भी लगाते तो बोले बहुत अच्छा किया तुमने आग लगा दिया, राइट, क्योंकि वो फैक्ट्री में आग लगती है तो नुकसान फिर उन्हीं के घर का होता है। तो बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पहला। दूसरा जो इनफैक्ट हमारे होम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली अपने स्पीचेस में बोल दिया, 45 दिन का शायद उन्होंने टाइम दिया है, 75 दिन का, फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर और इलीगल इमिग्रेशन का एकदम उसको रोकना, वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए, उसको आपको रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जो इलीगल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में क्रॉस बॉर्डर इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में इन्वॉल्व, उसमें मेजॉरिटी इन्फिल्ट्रेटर्स होंगे, बिकॉज दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, इनका कोई यहाँ घर है नहीं, क्राइम किया भाग गए। उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और जो बंगाल बहुत प्राइड करते थे लोग अपने कल्चरल रेनेसां पे और उसके सो वो प्राइड तभी आएगा बिना आपका बहुत प्राइड हो सकता है, लेकिन जब ना पेट में खाना नहीं होगा तब तक वो प्राइड किसी काम का नहीं है, राइट। एंड अभी भी बहुत लोग मानने को तैयार नहीं है कि बंगाल हैज एक्चुअली डिक्लाइन टू दैट लेवल। वो एक हैंगओवर अभी तक है कि हमारा तो कल्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारा लिटरेचर, हमारे यहाँ टैगोर, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद सब थे, है क्या, इस पे बात कीजिए। आज बंगाल में रेयरली ऐसे कॉलेजेस हैं, उस बंगाल में जहां सबसे पहले सबसे बेस्ट कॉलेजेस बने मॉडर्न इंडिया में, राइट, प्रेसिडेंसी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। आज एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो एस्पिरेशनल कॉलेज है, मतलब गिने चुने होंगे, ISC में मान लूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लेकिन उस प्रेसिडेंसी कॉलेज की हालत देखिए, उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हालत देखिए। शिवपुर कॉलेज इज 1850s में वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, और द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी देखिए, आज वो कॉलेजेस एस्पिरेशनल ही नहीं रहे। पूरा वहां से साइंस का बोलबाला था, प्रेसिडेंसी कॉलेज एक समय था, थर-थर कांपता पूरा देश, मतलब कितने नोबेल नॉमिनेशन, कितना मतलब आचार्य जगदीश चंद्र बसु के बाद से वो जो पूरा एक कोहॉर्ट था। तो वही कहीं ना कहीं मैं जब हिस्ट्री को देखता हूँ तो एक ये वेदना झलकती है कि जैसे भारत एक जिसको हम विश्वगुरु, या आज तो विश्वगुरु को टर्म ही इन लोगों ने खराब कर दिया है, सोने की चिड़िया बोलते हैं, वो जैसे भारत दबा अब राइज हो रहा है, वैसे भारत में जो बिहार और बंगाल है, क्योंकि बंगाल बिहार एक स्वर्णिम काल था दोनों का, आज वही चीज हमको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका के पास दिखती है, सबसे प्रोग्रेसिव या प्रॉस्परस। वही चीज बंगाल के पास, अगर बंगाल समृद्ध होता तो केवल बंगाल ही नहीं, फिर उसके साथ बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी और उस तरफ नॉर्थ ईस्ट, वो और समृद्ध होते हैं। तो बंगाल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। जो रोल महाराष्ट्र ने उधर किया है कि गुजरात और कर्नाटका कुछ पार्ट, अगर आप इंदौर और उस तरफ का देखिए, तो जिस तरह से एक की समृद्धि कितने राज्यों की समृद्धि का कारण बनती है, तो बंगाल में उस समृद्धि को लौटना चाहिए। और शक्ति की भूमि है, और इस बार मैं चाहूँगा कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रूप से हों, और जो भी सरकार है वो इस चीज़ को ध्यान दे कि देश और राष्ट्र प्रथम। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता है, कई बार बोलते हैं कि अरे वो तो राष्ट्रवादी है, हाँ नेशनलिस्ट है। अरे भाई नेशनलिस्ट कैसे गाली हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है हर एक भारतीय को
और हर एक भारतीय होगा भी, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, हर एक भारतीय को देश की ही तरफ रहना है। अब नेता देश की तरफ है तो हम उसकी तरफ हैं। लोग बोलते हैं कि आप मोदी सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, हम देश के सपोर्टर हैं। हमें ये लग रहा है कि अभी मोदी देश के लिए है तो हम मोदी सपोर्टर हैं। जिस दिन मोदी जी कुछ ऐसा कर दें जो देश की बात नहीं रहेगी, हमें वो टाइम ही नहीं लगेगा। कल को ममता बनर्जी देश की बात करें, अभी तो ओवैसी के साथ भी हो गया है, 4 बार आप देश की बात करो तो वैसे भी हीरो हो जाते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। दिस इज ब्यूटी। कितने लोगों ने ओवैसी को सपोर्ट किया, जो सबसे उनके कट्टर विरोधी है, सबने सपोर्ट किया कि नहीं ओवैसी को, सिर्फ एक चीज के कारण कि उन्होंने देश की बात की। तो वही है कि देश की जो बात करेगा उसके साथ ही खड़ा होना है। और बंगाल में मैं चाहूँगा ऐसी सरकारें आएँ जो देश की बात करें, बंगाल की बात करें, और हम सभी फिर से उस चीज़ को जी पाएँ और वो प्राइड वापस आए। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें जानी। ये तो मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हम बहुत पॉलिटिकल पॉडकास्ट उतना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें जितना रियल हो सके और जो सच में है चीज़ें वो हम जनता तक पहुंचा सकें। नो डाउट कि आप में वो चीज़ हमें दिखी कि हम उस चीज़ को जनता तक पहुंचा सकते हैं। बंगाल इस समय एक करंट टॉपिक भी है, सबको इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत न्यूज़ आती है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ होता है तो दिल घबराता है। और फिर वही चीज़ अगर हम बंगाल में देखना शुरू करते हैं अपने ही देश के अंदर, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। किसी के भी साथ हो, माइनॉरिटी के साथ हो, हिंदुओं के साथ हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सब भी भारतवासी आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, बहुत ढेर सारे प्रश्नों के आपने बहुत सक्सेंट और बहुत सुंदर उत्तर दिए। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू।